साथियों जय हिंद। एक खास बात करनी है। आज मैंने देखा श्रीमती सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के लिए एक लेख लिखा है। यह लेख दरअसल जब 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कोयला स्कैम या घोटाले से संबंधित किसी भी तरह के आपराधिक मामले में शामिल होने से उससे खत्म कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दो काम किए। एक तो ये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किसी कोल घोटाले में आपराधिक रूप से शामिल नहीं थे, और पटियाला कोर्ट को उन्होंने, पटियाला की जो ट्रायल कोर्ट थी, उन्हें फटकार भी लगाई कि जब सीबीआई इस मामले में 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, उसके बाद आपने ये दोबारा उनको समन क्यों किया। बात कुछ यूं है, और ये बताना बहुत जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब दिलीप रे नाम के कोल मिनिस्टर थे, उनके समय एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी जो कोल आवंटन करती थी। दिलीप रे ने 1999 से 2003 के बीच में जिस तरह के कोयले आवंटन में घोटाले किए, उसके कारण उनके ऊपर केस चलने लगा और कुछ समय के बाद उन पर दोष सिद्धि भी हुई, यानी कि उनका इस घोटाले में लाभार्थी के रूप में हाथ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे तो प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ शिबू सोरेन जी के इस्तीफा देने के बाद वे भी कुछ समय के लिए कोल मंत्रालय को देख रहे थे, नवंबर 2006 से लेके और 2009 के चुनावों के पहले तक। उस दौरान 2004 में, यानी उससे पहले 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो एक टेंडरिंग होती है, यानी कॉम्पिटिटिव बिडिंग, प्रतियोगिता करके, यानी कि लोगों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए बिड लेने के लिए, तो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। यानी पहले जो सिस्टम चल रहा था वो उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन 2004 तक स्क्रीनिंग कमेटी वही थी। अब जब प्रधानमंत्री पद के साथ मनमोहन सिंह जी को कोयला विभाग मंत्रालय लेना पड़ा, उस दौर में कुछ आवंटन हुए। उनमें एक हिंडाल्को नाम की कंपनी का आवंटन था, लेकिन जो लोग उस पूरे काम में खुद शामिल थे, वे अधिकारी थे और लोग थे, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो भी उन्होंने तस्वीर दिखाई, और उस तस्वीर को देख के बात की तस्दीक करते हुए उन्होंने उन दस्तावेजों को मान्यता दी। लेकिन हो क्या रहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी चेंज नहीं हुई थी। तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने कोयला के आवंटन के सभी ब्लॉक्स रद्द कर दिए थे। यानी लगभग समझ लीजिए 17 साल पुराने तक सभी कोयला ब्लॉक के आवंटन जो है रद्द कर दिए गए थे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब सीबीआई ने उनकी जांच की और उन्होंने उसमें सहयोग दिया, तो 2014 के साल में सीबीआई ने उसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। लेकिन तब तक आ गई बीजेपी। तो बीजेपी ने जो भी किया हो मैं नहीं जानती, लेकिन उस समय पटियाला कोर्ट के जज भरत पाराशर जी, सवर्ण ब्राह्मण लगते हैं मुझे नाम से, तो खैर, तो भरत पाराशर जी ने उस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मनमोहन सिंह जी को समन करने लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इससे भी कभी पीछे नहीं हटे थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी कि बार बार उनको बुला के, बेसिक इरादा क्या था पटियाला कोर्ट के जज साहब का, कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुलाकर और एक तरह से उनकी शान में गुस्ताखी करें। लेकिन आगे चल के बीजेपी की सरकार रहते हुए ही जिस तरह से ये भी साबित हुआ कि कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ था,
और उसी तरह से ये साबित हुआ था कि 2G स्कैम भी 2G स्कैम दरअसल नहीं था। होता क्या है, जैसे कोयला स्कैम जिसको कहा गया, एक बीजेपी के तब के नेता, उनका नाम हंसराज अहिर था, और दूसरे नेता प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखी कि यहाँ घोटाला हो रहा है। और ऊपर से फिर विनोद राय, आपको मालूम है 2012 में विनोद राय ने क्या किया था, ऐसे आंकड़े जनता के सामने पेश किए जिससे जनता को लगा कि यूपी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। लेकिन बाद में आगे चल के विनोद राय ने बिना किसी शर्त के माफी मांगी थी। यानी हम समझ गए ना कि सीवीसी के पास जाना, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जाना, या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, विनोद राय जो थे, इन सभी के रिपोर्ट में जो चीजें थी वो एग्जैजरेटेड थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पूरी तरह से उससे बरी किया और ये कहा कि उन पर कोई दोष सिद्धि नहीं है, आपराधिक मामलों में उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि बीजेपी के समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो दिलीप रे थे, दिलीप रे के ऊपर दोष सिद्धि हुई और 3 साल की सजा मिली। लेकिन साथियों, जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? इस 3 साल की सजा को भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो मैं नहीं जानती, लेकिन कोर्ट ने उस सजा को एक तरह से माफ करना कहेंगे, लेकिन ये कहा बरी नहीं किया है। आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें सजा नहीं दे रहे हैं। और फिर क्या हो, आपको आश्चर्य तो अब नहीं होगा। आगे चल के इसी साल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ओडिशा से बीजेपी के समर्थन से वही दिलीप रे, जिनको 3 साल की सजा दी गई थी, राज्यसभा के सांसद बने और अप्रैल 2026 से उन्होंने राज्यसभा ज्वाइन भी कर ली। तो समझिए कि एक तरफ बीजेपी और उसके साथ के तंत्र ने, और इस तंत्र के बारे में आपको मैंने कई बार बताया है कि जब जब देश में कांग्रेस की सरकारें विकास कर रही होती हैं तो बाहरी ताकतों को ऐसा लगता है कि भारत आगे पहुंच जाएगा, तो कोई ना कोई उसे कमजोर करने चला आता है। मैंने आपको पहले कहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस और मोरारजी देसाई इन दोनों के CIA से कनेक्ट थे और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और इन सब कारणों से इंदिरा जी ने 1975 में संविधान के एक ऑप्शन के तहत इमरजेंसी लगाई थी। बाद में इमरजेंसी में हुई क्रूरताओं के लिए इंदिरा जी ने माफी भी मांगी थी। ऐसे ही आगे चल के VP सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि मेरी पॉकेट की जेब में बोफोर्स के भ्रष्टाचारियों के नाम लिखे हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो पॉकेट में उस पर्ची को रखे रखे ही सिधार गए। यानी उन्होंने भी इस तरह का एक आंदोलन खड़ा किया जिसकी कोई सच्ची नींव नहीं थी। और आगे चल के आपको पता है कि कारगिल युद्ध को जिताने में बोफोर्स की तोपों का ही, बंदूकों का ही हाथ था, और बोफोर्स नाम का जो घोटाला था उसमें कभी कुछ भ्रष्टाचार साबित भी नहीं हुआ, और वह भी कोर्ट में सब कुछ हुआ। लेकिन राजीव गांधी जी के ऊपर जानबूझ के कलंक का धब्बा लगाया, और जिन VP सिंह जी ने लगाया उन्होंने कभी अपराधियों का नाम भी नहीं बताया। फिर आगे चल के जब 2014 तक सरकारें सही चल रही थी, स्थिर चल रही थी, तो बहुत सारे NGO, जिसमें केजरीवाल का NGO था, किरण बेदी का NGO था, रामदेव थे, जनरल VK सिंह थे, और बहुत सारे ऐसे नेता, मनीष सिसोदिया, तब योगेंद्र यादव जी भी, प्रशांत भूषण जी भी, ये सब इन्होंने मिलकर एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक मंच बनाया जो विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था। विवेकानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीत डोवल थे, और उस समय की एक फोटो जो बार बार वायरल होती है जिसमें सुषमा स्वराज भी हैं, अरुण जेटली भी हैं। तो विवेकानंद फाउंडेशन के साथ जुड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, और उसके बाद जो सरकार आई उसने कांग्रेस की ताकत को तोड़ा, लोगों के अंदर भ्रम डाला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को अच्छा समझा, उन्हें वोट दिया, लेकिन
आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जिसे बीजेपी ने चुना है देश के विपक्ष के रूप में। कांग्रेस अगर रहेगी तो बीजेपी की चालें बार बार धराशायी होती है, लेकिन बीजेपी के पसंद का विपक्ष जब होता है तो राघव चड्ढा और 7 सांसद जाकर बीजेपी ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसलिए अपने पसंद का विपक्ष बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने जैसे कहा कि हर 20-25 साल में इस तरह का आंदोलन होता है और आज देश हर वैश्विक आंकड़े में स्केल पर पीछे ही गया है, नीचे ही गया है। एक तरह से देश 50 साल पीछे चला गया है। ये बातें लोगों को जोड़कर समझना चाहिए, क्योंकि आप डॉट्स कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे ना तो अलग अलग कोई भी हमारे लोकतंत्र को हमसे छीन सकता है। मैं अपने उन सभी भाइयों से कहती हूँ जो देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूची में आते हैं कि अगर संविधान नहीं होगा तो आपको बराबरी के अधिकार नहीं मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी बरगला कर किसी तरह से संविधान के ऊपर कब्जा करना चाहती है, उसे बदलना चाहती है, और उससे मुसीबत आपकी होगी। हमारे जैसे सवर्ण लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन हम इसलिए ही सोचते हैं कि हम सभी का खून अगर लाल है और हम सभी बराबर हैं, ये केवल हमारे देश के संविधान ने हमसे कहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, संविधान का होना हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखता है, देश का आगे बढ़ना तय करता है। आज सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के उन सारी बातों को लिखा उस लेख में, और ये कहा कि उनके साथ इतिहास हमेशा बहुत ही विनम्र रहेगा। जैसा कि वो खुद कहकर गए थे कि आज मुझ पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। सोनिया जी ने उस लेख में ये भी बताया कि कांग्रेस की ताकत, मनमोहन सिंह जी ने जो ताकत लोगों को दी थी, उसमें शिक्षा का अधिकार था, भोजन का अधिकार था, आवास का अधिकार था, स्वास्थ्य का अधिकार था, सूचना का अधिकार था, और जितने भी ये अधिकार थे ये सभी कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने किया। और उसके साथ साथ मनमोहन सिंह जी ने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी अटेंड की जिनमें उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि सवाल क्या पूछे जाएंगे, और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए उन्होंने एक बार संसद में कहा कि वो रेनकोट पहन के नहाते थे और इसीलिए भीगते नहीं थे। इस तरह की अपमानजनक बातें नरेंद्र मोदी ने कही। लेकिन देश के लोगों के सामने अब जो बीजेपी की सच्चाइयां आ रही हैं, आप समझ सकते हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज करती है और जो ट्रायल कोर्ट थी उसको फटकार लगाती है, इसका साफ मतलब है कि बार बार बीजेपी हमारे देश को भ्रमों में डालकर सत्ता पाना चाहती है। तो सोनिया गांधी जी ने जहां अपनी पसंद के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इन सब जो मैंने आपसे कहा, इन सब समाज उपयोगी और लोगों को मजबूत बनाने वाली स्कीम्स के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को जिस कुशलता से चलाया, और बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि जब मैं कोई नई नीति अमेरिका के लिए लागू करना चाहता हूं, तो जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से भी एक राय लेता हूं। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए लेख लिखकर श्रीमती सोनिया गांधी ने जनता को, दुनिया को बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री थे वे, जिन्हें पूरा विश्व उनकी इज्जत करता था। और आज के प्रधानमंत्री इतने ओछे हैं कि पुराने सभी प्रधानमंत्रियों को भला बुरा कहते हैं, लेकिन खुद कुछ भी उन्होंने करके नहीं दिखाया। तो ये सबसे जरूरी बात है जो आप तक आना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, इवन अटल जी की पार्टी में रहे एक मिनिस्टर दिलीप रे, जो आज राज्यसभा के सांसद बीजेपी की कृपा से बने हैं, उन्होंने घोटाला किया भी, उनके ऊपर दोष सिद्धि भी हुई और उन्हें सजा भी मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया हो, आज उसी व्यक्ति को अपना समर्थन देकर राज्यसभा का सांसद बनाया है। तो आप दोगलापन देख रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी का। हमेशा याद रखिए कि जो लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, खुद औंधे मुंह धड़ाम से नीचे गिरते हैं। और यही अब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का होने वाला है जिन्होंने लोगों को भ्रम में डालकर सत्ता हड़पी है। आज लोग उनसे त्रस्त हैं, किसान हो, महिलाएं हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, बीजेपी से सभी त्रस्त हैं। और इसीलिए इस देश का इतना बड़ा जो जनमत है, यह
अपने लोकतंत्र को रिक्लेम करेगा। इसमें अब मुझे कोई शंका नहीं बची है। धन्यवाद साथियों, हम लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं, यही कहना चाहती हूं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए और सोनिया गांधी जी की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आपसे आज विदा लेती हूं। जय हिंद।